नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं आज की खबर, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही बीजेपी पार्टी ने अपने धुरंधरों को दूसरे राज्य की कमान सौंप दी है। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे राज्यों की जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं और अब उनका पूरा फोकस यूपी पर नजर आ रहा है, जिसके चलते वे अब यूपी का दौरा कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं। इसी क्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि कई मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, उनकी बड़ी संख्या भी यहाँ मौजूद है और कई सारे लोगों को, कई दलों को वो जब हमारे साथ दिखाई देते हैं मुस्लिम बंधु, तो किसी का पेट खराब होता है। वो कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं उनके मन में क्यों ऐसा आता है। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें। एक बार वो बलरामपुर से कहीं लड़े थे ना, 2 बार लड़े थे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने योग्यता के बलबूते पर अगर राष्ट्रपति भी बनाया तो हमारे अपने मिसाइल मैन कौन थे साहब मिश्रा जी, एपीजे अब्दुल कलाम, जोरदार अभिनंदन करो योग्यता के आधार पर। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वे भागकर यूपी आते हैं और यहां से चुनाव लड़ते हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, जितने भी लोग हैं, ये कुछ लोगों को अपने वोट का गुलाम बना के रखना चाहते हैं। वो ये चाहते कि इन पे हमारा ही कब्जा रहेगा, इनके हमारे अलावा कोई को देखने नहीं देंगे। वहीं सीएम मोहन यादव अयोध्या पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम की जन्मस्थली पवित्र अयोध्या जी में हमें आने का मौका मिला है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये ऐसा फल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है कि पूरा देश एक विशेष आस्था श्रद्धा के साथ तीर्थ का नमन करके अपने जीवन को धन्य करता है। हम तो ज़्यादा संबंध इसलिए भी रखते हैं कि 2007 में सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण कराया था। काल के प्रवाह में वो नष्ट हुए, लेकिन आज यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पुनः मौका मिला है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय करने के बाद इस प्रकार से भारत का विकास हुआ, नूतन भविष्य की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केवल यूपी ही नहीं, अन्य दूसरे राज्यों में भी स्टार प्रचारक हैं। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में प्रचार के लिए जा चुके हैं। तो वहीं 18 मई को सीएम मोहन यादव मुंबई और 19 मई को फिर उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर करीब 253 सभाएं की हैं। इनमें 142 जनसभा, 55 रथ सभा और 56 रोड शो किए। तो वहीं मोहन यादव बीजेपी के 22 प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के 13 जिलों में रात्रि प्रवास किया है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में 4 चरणों के मतदान होने के बाद से सीएम मोहन यादव अब देश के अन्य प्रदेशों के लिए सक्रिय हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। चुनाव प्रचार के बीच खाते पीते तस्वीरों पर सियासत होते आपने कई बार देखा होगा। एक तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सामने आई है। कितनी खास है ये तस्वीर और क्या है इसके सियासी मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है। एक तस्वीर पूरी कहानी कह देती है।
एक तस्वीर से चुनाव में माहौल बन भी जाता है और बदल भी जाता है। अब एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस तस्वीर में है। तस्वीर में सीएम कुछ खा रहे हैं। अब जरा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लेट में क्या। प्लेट में बिहार की पहचान आन बान शान लिट्टी चोखा है और ठीक उसके ही बगल में रखा सत्तू का पराठा है और चटनी है। बिहार में जिन लोगों का जन्म हुआ उनके लिए लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा जीवन का आधार है और जो लोग बिहार से बाहर के हैं उनके लिए ये बिहार की पहचान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर हैं। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अनुपम बिहार और स्वादिष्ट लिट्टी चोखा, इसी के साथ गर्मी के मौसम में सत्तू के पराठे का स्वाद। यात्रा के दौरान बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद लिया। यानी सीएम बिहारी खान पान का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के सियासी मायने भी अगर निकाले जाएं तो ये तस्वीर बिहार और बिहारियों से सीधे जोड़ने का काम कर रही है। बिहार में अभी अगले 3 चरणों में 21 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। एमपी के सीएम लगातार यूपी के साथ बिहार में भी चुनावी सभा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि लिट्टी चोखा खाने से सियासत में इसके मायने ढूंढे जा रहे हों। याद कीजिए 19 फरवरी 2020 का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगे हुनर हाट में जाकर लिट्टी चोखा खाया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सामने आया था। पीएम ने दिल्ली में लिट्टी चोखा खाया था, लेकिन इसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने थे, लिहाजा पीएम का लिट्टी चोखा खाना भी राजनीतिक पंडितों ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ा था। बिहार और बिहारियों से जोड़ने के लिए भला इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता। तो उम्मीद यही है कि पहले सीएम मोदी और आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लिट्टी चोखा खाकर बिहारियों के दिल में जगह बना ही ली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला भोपाल से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंचल, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव खत्म हुए, डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर हैं। यूपी को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है, बिहार को साधने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और समझाइएगा कि यादव ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी मुख्यमंत्री देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए रसिका, इसकी पटकथा तो 2023 में हुए विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम जब सामने आया था तभी लिख दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार उनको बिहार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भेजा जा रहा था। और उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो यादव वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स को भी इनके बहाने साधा जा रहा है। और आज भी वो श्रावस्ती जिस सीट पर गए थे, हालांकि परिसीमन में 2009 के बाद पहली बार वहां पर लोकसभा वो बनी थी और चुनाव हुए थे, और 3 बार अभी तक वहां चुनाव हो चुके हैं और तीनों ही बार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के वहां से सांसद हो चुके हैं। और इस बार उनको वहां पर भेजा गया है। 15% वहां पर यादव वोटर्स हैं। इसके अलावा ब्राह्मण बाहुल्य ये लोकसभा है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए, और साथ में 20% यहां पर मुसलमान वोटर्स भी हैं, उनको भी साधने के लिए, और लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में ओबीसी और यादव वोटर्स हैं, उनको साधने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है और उसका हिस्सा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें कि लगातार दौरे कराए जा रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति यादव वोटर्स पर ज्यादातर अंकित रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका वोट शेयर लेने के लिए इन्हें एक चेहरे के तौर पर बनाया गया है कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जहां की यादव वोटर्स अल्पसंख्यक की तरह ही मान लें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक कार्यकर्ता को ओबीसी चेहरे को यहां का मुख्यमंत्री बनाया है। एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मध्य प्रदेश की कोशिश भी है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जानी जाती है, वो स्ट्रैटेजी भी साफ दिखाई दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की एक तस्वीर भी सामने आ रही है, लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आ रहे हैं, और उस तस्वीर के आने के बाद उनकी उस तस्वीर की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर 2020 में आई थी लिट्टी चोखा खाते हुए, उससे की जा रही है। और बहुत दूरदर्शिता तरीके से देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। बिहार को साधने की कोशिश भी डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष और वैसा ही खान पान, यही दिखाने का और यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। और शायद इसीलिए जब वो विमान में थे, यात्रा के दौरान उन्होंने जो लंच या ब्रेकफास्ट जो भी कुछ किया, उसका फोटो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डाल के और लिखा है कि भाई बिहार का तो ये जो खान पान है, यहाँ का जो ये ट्रेडिशनल भोजन है, ये तो बहुत ही प्रिय है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक मैसेज दिया, मतलब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि भैया हम जैसे आपके पास आ रहे हैं तो आप ही का खान पान उसी की सराहना कर रहे हैं। और यही राजनीति है और होनी भी चाहिए। हालांकि लिट्टी चोखा हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, पूरा देश खाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये बिहार की पहचान के तौर पर, बिहार को भले ही किसी और कारण से जाना जाता हो, लेकिन एक कारण उनमें से ये भी है कि लिट्टी चोखा के नाम से जाना जाता है और इसका भी फायदा देखिए राजनीति में उठा लिया जाता है। कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, यादव को साधने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में कितनी कामयाब होती है, ये तो नतीजे 4 जून को बता ही देंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंचल आपका। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, जिस पर पार्टी कई मुद्दों पर मंथन करेगी। कब होगी ये बैठक, इस बैठक में कौन कौन नेता शामिल होंगे, किन विषयों पर चर्चा होगी, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। होगी, एक समीक्षा होगी, उसके बाद पत्रकार वार्ता होगी। अब समीक्षा जब होगी तो सारी बातों पर होगी समीक्षा कि कितना सत्ता और शासन का दुरुपयोग हुआ, कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ निर्वाचन आयोग की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। आज आप इस मंथन करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आपके हाथ के पंजे की तरह जो पार्टी पूर्ण रूप से बिखर गई है, विफर गई है और 5 उंगलियों में बट गई है, उस पार्टी को अब संजोने का काम आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से निराधार है और इसका कोई फल नहीं निकलना है, क्योंकि आपने जनता को भ्रमित किया है, विभाजित किया है। आज देश की जनता ने आपको जवाब दिया है और आपको बहिष्कार किया है। कुल मिलाकर फीडबैक को लेकर हो रही कांग्रेस ये जानना चाहती है कि उनके उम्मीदवारों को जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है, किन किन सीट पर मुकाबला टक्कर में है। साथ ही साथ कांग्रेस उम्मीदवारों के दावे भी जानना चाहती है ताकि परिणाम वाले दिन इन दावों का लिटमस टेस्ट हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी में लोकतंत्र का महापर्व खत्म हुआ। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के धुरंधरों ने जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा में वोटिंग होने के बाद फ्री होते ही बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने बैतूल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया, फिर गायब हो गए। बीजेपी के दिग्गज एक के बाद एक इस बात पर कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने लग गए, मगर अब कमलनाथ मिल गए हैं। देख भी लीजिए, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक ढंग से
रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर टिकी हुई है। कमलनाथ के साथ ही कहा कि देश की जनता को समझ आ गया है कि देश के विकास का मतलब जन जन का विकास होता है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि अब भारत के 140 करोड़ लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया है कि देश के विकास का मतलब जन जन का विकास होता है और ये विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक नौजवान को रोजगार, किसानों को फसल का उचित मूल्य, महिलाओं को आर्थिक सहायता, व्यापारी को व्यापार करने का अनुकूल माहौल और समाज में वंचित वर्ग को बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिलती। पूर्व सीएम के इस ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई नजर आई। बीजेपी पूरे तरीके से हमलावर हो गई। क्या कुछ कहा है पार्टी ने, सुन लीजिए। कमलनाथ जी का टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है कांग्रेस से, क्योंकि कुछ महीने पहले तक जिस तरह खबरें थीं कि कमलनाथ जी ये नहीं तय कर पा रहे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी है या कांग्रेस का दामन ही थामे रखना है। ये कमलनाथ जी का हर्ष यही हुआ है कि कमलनाथ जी ने जिस तरह 45 वर्षों से छिंदवाड़ा की जो कुर्सी और सत्ता को सजा के रखा हुआ है, लेकिन जनहित में एक भी काम नहीं किया गया है, इसलिए आज पार्टी से अगर कमलनाथ जी का चेहरा गायब है, कमलनाथ जी का नाम गायब है, होर्डिंग से उनकी तस्वीर गायब है, एक ट्विटर पे एक छोटा सा ट्वीट करके कमलनाथ जी कोशिश कर रहे हैं जनता के मन में फिर से जगह बनाने की। चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में विभागों की बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर 20 मई तक बजट अनुमान मांगा है। 20 मई तक वित्त विभाग ने विभागों से मांगे हैं बजट प्रस्ताव। 31 जुलाई से पहले पारित होना है मध्य प्रदेश का सालाना बजट। जून के दूसरे सप्ताह में बजट अनुमानों पर वित्त विभाग के आला अफसर विभागों से करेंगे चर्चा। वित्त विभाग द्वारा योजनाओं के प्रस्ताव 17 जून तक प्राप्त किए जाएंगे। बजट अनुमान 2024-25 के लिए IFMIS के तो देखिए, मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर मतदान होने के बाद अब प्रत्याशी फुर्सत के पल अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। उज्जैन से बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने अपने परिवार के लिए पालक पनीर और रोटी बनाई। पत्नी और दोनों बेटियों के साथ वो पालक पनीर और रोटी का आनंद लेते भी नजर आए। अनिल फिरोजिया से खास बातचीत की संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। उज्जैन के बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी सांसद अनिल फिरोजिया का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है। उन्होंने परिवार के साथ बैठकर खाना बनाने के साथ उन्होंने समय बिताया है। और ख़ास बात जिस प्रकार सांसद अनिल फिरोजिया की जो पसंद है, उनकी जो छोटी बेटी की पसंद है पालक पनीर, वो खुद बनाकर बेटी को भी खिलाया है, अपनी धर्मपत्नी को भी खिलाया है, वो खुद भी स्वाद का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी बेटी है, ये छोटी बेटी वही है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप काय में काम करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था मैं लोकसभा के टीवी में काम करता हूं। और यही वही बेटी है जिनको आज सांसद ने अपने हाथ से पालक पनीर की सब्जी बनाकर खिलाई है। सांसद जी फुर्सत के पल बिता रहे परिवार के साथ। हाँ, चुनाव क्योंकि 2 महीने लगातार 13 मार्च से 13 मई तक कंटिन्यूस चुनाव प्रचार में लगे रहे और अब चुनाव प्रचार थमा है, तो सब आंकड़े कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी हो रही है। और चूँकि बेटी के पास टाइम नहीं दे पाए हम दोनों पति पत्नी, तो बिटिया के पास बैठे हुए हैं। और उसको जो पालक पनीर पसंद है, तो पापा बोले आज पालक पनीर, तो मैंने खुद ने बना के उसको खिलाया।
कैसा लगा खाने का स्वाद? अच्छा लगा। मिर्ची ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, मिर्ची ज़्यादा नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपके पतिदेव ने आज पूरे परिवार को खाना खिलाया साथ में? हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है। फुर्सत के पहले ये बहुत दिन में ऐसा मौका मिला है। खाना बहुत अच्छा बना, सबको अच्छा लगा। उज्जैन में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है उसका, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार फुर्सत के बाद के पल जीतते हैं, तो सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने परिवार को संतुष्ट, और जिस प्रकार उन्होंने पूरे 2 महीने तक मेहनत की है, उसके मेहनत का फल भी आज अदा किया है कि अपने हाथों से रोटी बेलकर पालक पनीर की सब्जी बनाकर परिवार को खिलाई है और खुद भी खाया और उसका आनंद भी लिया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। आपको दिल्ली का श्रद्धा कांड तो याद होगा, लेकिन अब इसकी दहशत मध्य प्रदेश में दिखाई दी है। कातिल ने अपना जुर्म छिपाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उसका ये बस पुलिस के आगे नहीं चल सका। देखिए दिल्ली की श्रद्धा की याद दिलाती ये रिपोर्ट। भोपाल से मनाली घूमने पहुंची युवती की हत्या का मामला सामने आया है। युवती की हत्या का आरोप उसके ही प्रेमी पर लगा है। विनोद राठौर अपनी प्रेमिका शीतल कौशल के साथ मनाली घूमने गया था। शीतल बिना बताए ही घर से 5 मई को लापता हो गई थी। घटना के बाद खुलासा हुआ कि दोनों हिमाचल प्रदेश के मनाली गए थे। मनाली में ही दोनों ने एक होटल किराए पर लिया और यहीं शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना को भी आप जान लीजिए। 13 मई को शीतल और विनोद मनाली पहुंचे। मनाली के होटल केडी विला के कमरा नंबर 302 में दोनों ठहरे। इसी कमरे में विनोद ने शीतल की हत्या कर दी। हत्या के बाद शीतल की बॉडी के टुकड़े भी किए गए। चेकआउट करते वक्त बैग उठाने पर कर्मचारियों को जब शक हुआ तो होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन करके बुलाया, जिसके बाद खुलासा हुआ। अजय नगर की ये बस्ती है जिस पे ये यहाँ पर रहती थी, शीतल यहाँ पे रहती थी। 26 वर्ष की बताई जा रही है शीतल, और अब उसकी हत्या हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस मनाली पुलिस ने इस पर पूरे कार्यवाही की है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और ये कोशिश की जा रही है विनोद से जानने की कि आखिर किन कारणों से और किस वजह से उसकी हत्या की गई, और इतनी बेरहमी से उसे मारकर और बैग में भर के और ले जाया जा रहा था, जिसे होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। आरोपी विनोद हरियाणा का रहने वाला है और शीतल भोपाल के शाहपुरा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल के पिता ऑटो चलाते हैं और भाई की ट्रेवल्स कंपनी है। शीतल की भाभी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर क्या कुछ बोला है वो भी सुन लीजिए। कि जब हमको सपोर्ट की जरूरत थी तब हमको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब तो हमारी लड़की चली गई, अब हम बोल के भी करेंगे तो क्या हमको क्या पहले कुछ दिक्कत नहीं थी क्या? हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करी, सब करा, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग बोल भी लेंगे तो हमारी लड़की कोई हमको ला के देगा? जितनी जानकारी आप लोगों को ना उतनी जानकारी हमको भी नहीं पता। विनोद जो उसका दोस्त था उसके बारे में आप लोग जानती थी? नहीं, हमें उसके बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता। उधर इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विनोद ने शीतल को पहले जान से मारा और फिर बॉडी के टुकड़े करने की बात अब सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। 5 मई से शीतल लापता थी और परिजनों ने पहले दावा किया था कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने किसी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट से इनकार किया है। परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये अपनी भाभी का मोबाइल लेकर के घर से चली गई है, तो मोबाइल ढूंढने की उनके द्वारा, मोबाइल ले जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में भी लगी है कि आखिर विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की। पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर की हत्या और उसके बाद शव के टुकड़े टुकड़े करना, और अब शीतल के साथ भी वही कहानी सामने आना अपने आप में पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। प्रदेश में 3 चरणों में मतदान हुए हैं और अब तैयारी है मतगणना की। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। साथ ही 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले राज्य में 1000 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर अधिकारियों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है और मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की क्या तैयारी है, खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में 4 जून को
मतगणना होने से पहले निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। मतगणना के दौरान कोई गलती न हो, इसलिए राज्य में 1000 से अधिक अफसरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 16 मई को बिलासपुर और दुर्ग में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। बता दें, मास्टर ट्रेनर के द्वारा मतगणना में शामिल होने वाले अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जानिए कि अधिकारी को क्या क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। काउंटिंग प्लान और लॉजिस्टिक की ट्रेनिंग, काउंटिंग प्रोसेसिंग ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग, काउंटिंग प्रोसेसिंग ईटीवीपीएम और बैलेट पेपर की ट्रेनिंग, वीवीपैट काउंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन की ट्रेनिंग, इनकोर काउंटिंग की ट्रेनिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन और इंडेक्स कार्ड बनाने की ट्रेनिंग। इसमें मतगणना और जो हमारा काउंटिंग है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके लिए जो हमारे सभी मतदान करने वाले कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनकी लगातार इस संदर्भ में ट्रेनिंग दी जा रही है। ख़ास तौर पे ये भी है कि विधानसभा में सभी हमारे कर्मचारियों ने एक बार काम किया भी है, किंतु फिर भी चुनाव प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पे भी गलती न हो। मतगणना में शामिल होने वाले अधिकारियों को 28 मई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 मई को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में भी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जानी है। 20 मई को ही प्रेरणा सभा जगदलपुर में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 21 मई को जांजगीर और 22 मई को कांकेर में भी अधिकारियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं, सुनिए। डिप्यूटी सीओ लोग हैं, असिस्टेंट सीओ लोग हैं, उनका टीम भी बनाया गया है। हर जिले में जाके वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम है उसके सुरक्षा को लेके भी हम पूरे चौकन्ने हैं। लगातार हमारे यहाँ पे टीम्स भी, वहाँ के आरओज, कलेक्टर्स और सभी पुलिस प्रशासन अधिकारी भी उसको भी देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की खासतौर पे रूमर्स जो ईवीएम के बारे में फैलाए जाते हैं उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं। मतगणना को लेकर ट्रेनिंग में शामिल हो रहे अधिकारी मास्टर ट्रेनर से सवाल जवाब भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, ईवीएम नोडल अधिकारी, सुरक्षा नोडल अधिकारी, पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी जैसे अफसर शामिल हो रहे हैं। यह सभी अधिकारी 4 जून को होने वाले मतगणना में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब तैयारी है चुनाव के काउंटिंग की। इसे लेकर प्रदेश भर के 1000 से ज्यादा अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। 4 जून को नतीजे आने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारी पूरी करने में जुट गया है, ताकि जब 4 जून को इलेक्शन काउंटिंग हो तो कोई उसमें कमी न रह जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक ने कमर कस ली है। जहां एक और केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसमें उन्हें लगातार कामयाबी मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। 40 साल से भी अधिक समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बस्तर में जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नक्सली हमले में जवानों को भी खून बहाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी सरकारें आई, सभी ने नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया, लेकिन सभी दावे सबके सामने हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश में एक बार फिर नक्सलवाद के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। वहीं पहली बार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2 साल का डेडलाइन तय किया है। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी, और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है
कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। अमित शाह के बयान का असर भी अब प्रदेश में दिखने लगा है। पिछले 5 महीने में नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों ने पहुंचाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि अक्सर गर्मी के दिनों में नक्सली जवानों को टारगेट करते थे। प्रदेश में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं अब तक हुई हैं, सभी गर्मियों के दिनों में ही हुई हैं। लेकिन पहली बार नक्सलियों पर जवान भारी पड़े हैं। जवानों ने नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में 100 से ज्यादा बड़े नक्सलियों को मार गिराया है। बता दें, प्रदेश में 4.5 महीने में 112 नक्सली ढेर हुए। वहीं 375 नक्सलियों ने जवानों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही 153 नक्सलियों को जवानों ने अरेस्ट किया है। वहीं नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जवानों ने बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की है। जवानों ने नक्सलियों से 112 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें 2 LMG, 5 AK-47, 3 इंसास, 19 SLR शामिल हैं। वहीं 3 mm पिस्टल, 2 कार्बाइन, 7 राइफल और 23 ग्रेनेड जब्त किया गया है। नक्सली घटनाओं की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में इस साल में नक्सली घटनाओं में कमी देखने को मिली है। साल 2019 में 330 नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई थी, जबकि साल 2020 में 334 नक्सली मुठभेड़ हुए। साल 2021 में 253 नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई। वहीं साल 2022 में 240 नक्सली मुठभेड़ हुए। वहीं साल 2024 में अब तक 200 नक्सली मुठभेड़ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नक्सलियों के गढ़ सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों के कैंप की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिससे जवान नक्सलियों पर हावी होते जा रहे हैं। बीजेपी सरकार बनने के बाद से 4.5 महीने में 28 सुरक्षा कैंप खोले गए और 29 नए कैंप और खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सुकमा 7, बीजापुर 8, दंतेवाड़ा 2 नए कैंप खोले गए। वहीं नारायणपुर में 3, कांकेर में 1, राजनांदगांव 1, कबीरधाम 1, खैरागढ़ 1 कैंप खोले गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने नक्सली इलाके में 98 किलोमीटर के नए रास्तों के साथ ही 2 पुल और 103 पुलियों का निर्माण कराया है और 129 मोबाइल टावर चालू करवाए गए हैं। छत्तीसगढ़ कैसे नक्सल मुक्त हो, इस ओर अब छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि पुनर्वास नीति लेकर छत्तीसगढ़ सरकार आने वाली है। जब छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति लेकर सामने आएगी तो क्या कुछ उसमें होगा और किस तरीके से उस पर कामकाज किया जाएगा, ताकि जो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात बीजेपी सरकार कर रही है, खासकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, वो कब पूरा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सरकार ने नक्सलियों को खुली चुनौती दे दी है कि या तो हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ जाएं या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सरकार के एक्शन को देखते हुए नक्सलियों के सरेंडर करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने में कितना योगदान रहता है। रायपुर से खोमन साहू, विस्तार न्यूज। हरियाणा की सिरसा सीट से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा को प्रत्याशी बनाया और इसी सीट से भाजपा ने कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी कांग्रेस के ही हैं और देखिए, लेकिन खास बात यह है कि अब इनके प्रचार की कमान भी कांग्रेसियों को ही दी गई है और इसके लिए भाजपा ने बड़ी रणनीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ से ऐसे नेताओं को हरियाणा भेजा गया है जो यहां कुमारी शैलजा के साथ काम कर रहे थे और अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। शिशुपाल सोरी से लेकर वीणा राव और चंद्रशेखर शुक्ला से लेकर प्रमोद शर्मा तक 11 नेताओं की टीम को सिरसा भेजा गया है। वहां ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रचार प्रसार कर कुमारी शैलजा के खिलाफ माहौल तो बनाएंगे, साथ ही अशोक तंवर के समर्थन में प्रचार प्रसार भी करते नजर आएंगे। कांग्रेस की ओर से सिरसा में पीसीसी चीफ दीपक बैज से लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और जिस पर बीजेपी का कहना है कि भाजपा कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं के निर्देश के अनुसार सिरसा में प्रचार करेंगे।
आपातकालीन विकास और अन्य सुरक्षा। नमस्कार, जय श्री राम। सब आज सिरसा विधानसभा सिरसा लोकसभा के लिए रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रदेश भाजपा कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं के निर्देशानुसार सभी साथियों के साथ अनिता रावटे जी है, वाणी राव जी है, यादव जी है, अरुण सिंह जी है और सभी मिलकर हम सब आज सिरसा के लिए रवाना हो रहे हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का कुनबा मानो टूटता रहा। बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुई राधिका खेड़ा की ड्यूटी लगा दी है। राधिका खेड़ा लगातार महिला अत्याचार के मामले को लेकर मुखर हैं। वे भूपेश बघेल पर भी सीधा हमला बोलती नजर आएंगी और इस तरह अपनों से ही कांग्रेस प्रत्याशियों की घेराबंदी की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। हरियाणा भेजे गए नेता वहां पार्टी के पक्ष में काम करने की बात कहते हैं, वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया इन्हें इलेक्शन मटेरियल बताते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में रहकर ये कुछ नहीं कर सके तो भाजपा में जाकर क्या कर लेंगे। ये कांग्रेसी नहीं है, इलेक्शन मटेरियल है भारतीय जनता पार्टी के, और जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो दूसरे पार्टी का क्या कर पाएंगे। और चुनाव के बाद इनकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो वहाँ जाके क्या कर लेंगे, पब्लिक इस बात को समझती है। तो देखिए, महाभारत के युद्ध में जिस तरह अपनों के खिलाफ अपने ही तीर चलाते नजर आ रहे थे, उसी तरह 2024 के महामुकाबले में भी अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी कभी उनकी करीबी रही कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार के लिए उतार दिया गया है और भाजपा के इस रणनीति का कितना असर होगा ये तो 4 जून को परिणाम बताएंगे। फिलहाल हर दिन नई नई सियासी चालों से चुनाव जरूर दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, हमने देखा है विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो की, फिर वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी किया, और अब लोकसभा चुनाव में फिर कुछ सिमिलर चीजें देखने को मिली। और इस बार चुनाव इसलिए और दिलचस्प हो गया कि जो कभी करीबी रहे थे अब दूसरी पार्टी में चले गए, अब वही उनके खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे। क्या स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की और कितनी कारगर साबित होगी खोमन? देखिए रसिका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी चुनाव ना हो जिसमें नया रणनीति वो नहीं अपनाती, और यही कारण है कि एक बार फिर नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ये दांव खेला है। जहां से पूर्व प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की रही है कुमारी शैलजा, उनको घेरने के लिए उनके साथ काम किए हुए नेताओं को उनके घेराबंदी में लगा दिया है। छत्तीसगढ़ से 11 जो कांग्रेसी थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं को कुमारी शैलजा के लोकसभा क्षेत्र में भेजा है। लोकसभा क्षेत्र में जाकर वो उनके पक्ष, जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कहीं ना कहीं तैयारी भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति के तहत उनको भेजा गया। और यही कारण है कि मैं हर बार इसलिए ऐसा बोलता हूँ, जिस तरीके से लगातार रसिका की भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में एक नई रणनीति के साथ उतरती है। रणनीति इस तरीके से भी काम आती है, आपने भी देखा है लोग विधानसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग रणनीति अपनाई और इसमें कामयाबी भी हासिल हुई। यही कारण है कि एक बार फिर नई रणनीति के साथ जिन लोगों ने कुमारी शैलजा के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके पहले भी काफी लंबे समय तक काम किया है। तो रणनीति की बात जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए ही जानी जाती है। और हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को टिकट थमा दिया और विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में यही तरीका फॉलो किया जब अपने विधायकों को टिकट दी गई। अब देखिए, ये कॉपी पेस्ट की राजनीति भी छत्तीसगढ़ में इस बार देखने को मिली, प्रचार प्रसार में भी देखने को मिला। तो क्या आगे भी ऐसी स्थिति और भी देखने को मिलेगी खोमन? बिल्कुल सही कहा रसिका आपने। आने वाले दिनों में रायबरेली में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले एक सप्ताह से लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सामाजिक बैठक कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति अपनाई कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी है, जिस तरीके से पूरे दिनों में आपने देखा था कि जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हैं राधिका, उनको उस तरीके से रसिका जिस तरीके से उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है उनको अब भेजने की तैयारी करी। आज ही आपने देखा था कि
उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया था और पोस्ट करके सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोट किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि भूपेश बघेल ने जो है छत्तीसगढ़ के पीएससी में युवाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाई है। राधिका खेड़ा तो अपने मुखर अंदाज के लिए ही जानी जाती रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को वो और कितने तरीके से और किस तरीके से आड़े हाथों लेती हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका। छत्तीसगढ़ के नेताओं का उड़ीसा में प्रचार प्रसार जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सीएम के साथ प्रचार अभियान के दौरान जामपाली में हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की है, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा दौरे पर पहुंचे, हम बात करेंगे। साय जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, उड़ीसा में हमारा आज ये 5वां दिन है और 5 दिनों के अंदर में हम नौरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ कई लोकसभा में जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जहां भी हम लोग जा रहे हैं अपार जनसमूह उमड़ रहा है और भारी उत्साह है और निश्चित रूप से यहाँ की अधिकांश लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में यहाँ परिवर्तन होके रहेगा। आप जिस क्षेत्र में प्रचार करने आए, लगातार 4 बार के सांसद रहे पड़ोसी रायगढ़ से, तो आपने प्रचार में भी कहा, क्या संदेश है? देखिए, वैसे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का अटूट रिश्ता है, बेटी रोटी का भी रिश्ता है, शादी ब्याह भी चलता है और बराबर चुनाव प्रचार वगैरह में यहाँ के नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ के नेता यहाँ आते हैं और जगन्नाथ स्वामी भी उतने ही पूजनीय हैं छत्तीसगढ़ में जितना उड़ीसा में है। तो यही है कि आने वाला 20 तारीख को, 20 मई को इस क्षेत्र का चुनाव है, लोकसभा का भी और विधानसभा का। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस क्षेत्र से जुएल भाई जी को और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सांसद के, उनको जिताएं और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी यहाँ से हमारे नरसिंह मीन जी हैं और जहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको जिताएं। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने उड़ीसा में लगातार प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के बड़े नेता अब दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्री ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां चुनावी सभाओं के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की कवायद की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अपने धुरंधरों को दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ओडिशा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम साय शुक्रवार को ओडिशा के बिरमित्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी जुएल ओरम के पक्ष में प्रचार किया। सीएम विष्णुदेव साय का बिरमित्रपुर में भव्य स्वागत हुआ। सीएम ने यहां सभा को भी संबोधित किया। अपनी सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने पहले तो अपने और सुंदरगढ़ के बीच का रिश्ता बताया, फिर उन्होंने कहा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। लवाकेरा हमारा आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का, जो आपके उड़ीसा से लगा हुआ है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में बिरमित्रपुर के लोगों को साधने का जमकर प्रयास किया। सीएम साय ने अपना और उड़ीसा का रिश्ता तो बताया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज मैं डबल इंजन की सरकार के क्या फायदे होते हैं, ये बताने यहाँ आया हूँ। मैं आज डबल इंजन की सरकार रहने से क्या फायदा होता है वो बताने आया हूँ। अभी 2023 के चुनाव में मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास की और 5 साल जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, जो 5 साल खाली लूटने का काम किया, केंद्र की योजना को भी लागू नहीं किया, उसको उखाड़ के फेंक दी और आज हम लोग 100 दिन में 4 महीना में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग वहां पर किए।
सीएम विष्णु देसाई ने आगे अपने संबोधन में उड़ीसा में बोली जाने वाली उड़िया भाषा के बारे में बात की, जिस पर उन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक आज 25 साल में उड़िया नहीं सीख पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य उड़ीसा के लिए क्या हो सकता है और जनता से कैसे मिलेंगे। उड़ीसा में उसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा है। कहे कि यहाँ 24 साल 25 साल से यहाँ बीजेडी का सरकार है। बीजेडी का आज केंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए करना चाहते हैं उसका ठीक से लाभ उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। आज गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख की व्यवस्था है और जब से ये व्यवस्था हुआ है गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पताल सब में इलाज के लिए जाते हैं। सीएम साई यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम नवीन पटनायक की सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। साथ ही बीजेपी की सरकार बनाने की भी अपील की। सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि नवीन पटनायक तो खाली मुखौटा है, उनके पीछे चलने वाला तो कोई दूसरा है। तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए। वक्ता लोग बोल रहे थे, मैं फिर बोलना नहीं चाहूंगा कि नवीन पटनायक तो खाली मुखौटा है, लेकिन उनके पीछे चलाने वाला तो कोई दूसरा है कि नहीं? तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में मोदी जी तो बनी रहे हैं, तो इस बार यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सीएम विष्णु देसाई ने अपनी सभा में विपक्ष पर कई तीखे बाण छोड़े, तो साथ ही साथ उन्होंने मोदी की गारंटी और आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने की भी बात की। आदिवासी ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी ये काम कर सकते हैं। आदिवासियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसमें कौन विराजमान है? आपके उड़ीसा की बेटी आदिवासी समाज की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज वो राष्ट्रपति है। इससे और आदिवासियों के लिए सम्मान क्या हो सकता है? कांग्रेस खाली आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की। उनका विकास अगर चाहती तो पहले मंत्रालय बना सकती थी, लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में मंत्रालय बनाया। बिरमित्रपुर में हुई सभा में सीएम विष्णु देसाई की डबल इंजन की सरकार वाली बात ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसे में चलिए जरा देखते हैं कि आखिर सीएम साई के संबोधन की वो कौन सी बातें थी जो उन्होंने अपने संबोधन में बिरमित्रपुर की जनता को बताई। पूरी की मोदी की हर गारंटी, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 24,72,000 से ज्यादा किसानों को लाभ, धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना, गरीबों का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। सीएम विष्णु देसाई ने सुंदरगढ़ लोकसभा सीट के बिरमित्रपुर में जनता को साधने का हर प्रयास किया। मोदी की गारंटी गिनाई, विपक्ष की कमियों को बताया, साथ ही आदिवासियों के हित की बात की। बता दें कि सुंदरगढ़ लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 15,67,065 है, जिसमें से 51% आदिवासी वोट बैंक हैं। ऐसे में सीएम विष्णु देसाई का सुंदरगढ़ में प्रचार करना और आदिवासियों की बात करना बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिकारी जल संसाधन विभाग का कार्यपालन अभियंता है, जिसका नाम TR मेश्राम है। कोंडागांव में आरोपी अधिकारी को 50,000 रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि दूसरी बार है जब जल संसाधन के किसी इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, और इससे पहले पदस्थ तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और B सिंह को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका था। और इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। खबरों की लगातार और सही अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।